स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। मैं आज आपके सामने लाया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध हम कैसे स्थापित करेंगे, उसका डेरिवेशन क्या होता है प्रूफ पूरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये क्लास हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में एग्जाम में कोई ना कोई डेरिवेशन कभी ना कभी दे दिया जाता है और ये आपको कम से कम 4 से ज्यादा ही मार्क्स कैरी करने में आसान करे। तो आप ध्यान से सुनना इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दर्पण का सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, चाहे अवतल दर्पण के लिए हो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो, दोनों के लिए दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है दर्पण का सूत्र। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें f क्या है, u क्या है और v क्या है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, f जो होता है वो दर्पण की कोई भी दर्पण हो, ये होता है दर्पण की फोकस दूरी। क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी। और आपको बताया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी, अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर अवतल दर्पण होगा, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो कैसी होगी ये मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी डिटेल में। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को पे जाइए, उसको ओपन कीजिए, तो जो वीडियो आएगा आप उसको देख करके आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इसमें ध्यान से मैं बता देता हूँ कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक ली जाती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। ठीक है, एफ हो गई फोकस दूरी, यू क्या है और वी क्या है। यू जो है ध्रुव से, अब कोई भी दर्पण है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जो होती है उसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु तक की दूरी। और v जो होती है, v होती है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। जहां पे प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ध्यान रखना है, बेसिक में इसमें समझा देता हूं फार्मूले को। तो ये हो गया दर्पण का सूत्र अर्थात मिरर फार्मूला। इसको हम मिरर फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। ये इनके जो अलग अलग पद दिए गए थे यू, वी और एफ क्या होते, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा, तो मैं आप बात करने जा रहा हूं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो आपको अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस करूंगा। अब उसके बारे में सबसे पहले मैं इसके बाद बोर्ड में एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं डायग्राम बना दूंगा आपको, उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं डायग्राम पे। चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में मैं पहले इस डायग्राम को मैं पहले से बना दिया हूं। अब आपको समझाता हूं ये क्या है। M1 M2 ये हमारा एक अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है, हमारा दर्पण का द्वारा। ठीक है, M1 M2 हमारा अवतल दर्पण है और ये B C F P ये जो है ये हमारी क्या है, ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष है ये हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कोई वस्तु AB नाप की है, AB कोई वस्तु है, वो वस्तु दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु रखी जाएगी तो ध्यान रखना वो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पे रखी जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष पे रखी जाएगी। मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था, चिन्ह परिपाटी का नियम भी आपको पार्ट 2 में मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत से बड़ा टॉपिक सब एक दूसरे के पूरा है वीडियो। मैं एक पार्ट 1 से लेकर के आज तक का जितना भी पार्ट दिया हूँ आप तीनों को एक साथ देखिएगा 1 2 3 करके, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वो हमेशा वस्तु को हम मुख्य अक्ष पे रखते हैं, या तो ऊपर या नीचे। तो हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे वस्तु को लंबवत। अब हमने AB कोई वस्तु रखी है। ठीक है, अब AB के बिंदु A से कोई किरण हम डालते हैं, AB के बिंदु A से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम डालते हैं दर्पण पे, वो M पे जाकर के पड़ती है। ठीक है, M पे जाकर के पड़ने के बाद वो परावर्तित हो जाती है और नियम ये कहता है कि जो किरण समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इसलिए ये किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर आती है। फिर बिंदु A से ही एक दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र की ओर डालते हैं।
तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण जाकर के बिंदु टी पर टकराती है और टी से वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र पे से आने वाली किरण बिना विचलित हुए उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब दोनों परावर्तित किरणों का जो कटान बिंदु है, वो कटान बिंदु हमारा यहाँ पे ये है। अब ये कटान बिंदु जो होगा यही हमारा प्रतिबिंब को फॉर्म करेगा, यही पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब की नाप हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां से हम मुख्य अक्ष पे एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। ये हमने यहां से एक लंबवत रेखा हमने मुख्य अक्ष पे खींच दी, इसका नाम हमने दे दिया ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इसलिए दे दिया क्योंकि ये हमारी वस्तु ए बी थी, तो इसी से मिलते जुलता नाम दिया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना होगा कि क्या करेंगे, कोण को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। हम एक त्रिभुज इसको ले लेते हैं और एक त्रिभुज इसको ले लेते हैं। तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश में, अब ये हमारे दो अलग अलग त्रिभुज हो गए, सी ए डैश बी डैश। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बेसिक रूल से समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा लेकिन आपको समझ के करना है। देखिए जल्दी से क्या होता है कि जब हम इसमें हम इनको समरूप प्रूव करने की कोशिश करें, तो समरूप प्रूव करने में क्या होता है, हम कोई भी दो कोणों को आपस में बराबर प्रूव कर दे, किसी भी त्रिभुज के दो कोणों को अगर हम प्रूव कर दें आप बराबर, तो वो कोण वो पूरा क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज समरूप होगा। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में ये अलग, अभी हमने पहला त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज लिया है, तो इस पे आप देख रहे हो कोण ये कितना है 90 अंश का, और कोण यहाँ पे ये 90 अंश है। तो हम लिख देते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, ये जो कोण बीच में होगा वही नाप ली जाती है। ये कितना है, प्रत्येक 90 डिग्री है, 90 अंश का है। ये हो गया हमारा एक कोण। तो किसी तरह दूसरा कोण और प्रूव कर लें तो हमारा समरूप प्रूव करने की कंडीशन आ जाएगी। दूसरा कोण हम आप देख सकते हो, एक कोण ये बनता है और एक कोण ये बनता है। कोण ए सी बी बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, ये क्या होता है, ये कोण है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण, आपस में आमने सामने के। अब देखिए हमने दो कोणों को प्रूव कर लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश कैसे होंगे, समरूप होंगे। समरूप का चिन्ह इस तरह लगता है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो हम संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाओं के अनुपात को लिया जाता है। कैसे लेंगे जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम वस्तु की दूरी को लेंगे तो अनुपात में वस्तु की दूरी के सापेक्ष हम प्रतिबिंब की दूरी, जो इस त्रिभुज में प्रतिबिंब की दूरी होगी वो, तो हम क्या लेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए बी अनुपात का मतलब बटे ए बी बटे ए डैश बी डैश। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा किसके। अब हम इस त्रिभुज में इस दूरी को ले लेते हैं जिसपे ये क्या हो रही है, वस्तु लंबवत गिर रही है जहां पे, तो इसमें ये वस्तु इस पे लंबवत इस पे लंबवत गिरे, तो ये वाली, तो दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास BC बटे, और इस त्रिभुज के लिए ए डैश सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को जब ये हमने समरूप प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, तो क्या आता है, इनके हम संगत भुजाओं के अनुपात को ले लेंगे, तो हमारा क्या कि एक ये समीकरण बनता है। ठीक है, इसको हम समीकरण एक नाम बना करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारी ये दो कंडीशन प्रूव हो गई। अब सेम पैटर्न पे, अब यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक हम रचना अपने आप से करेंगे कि जहां पे प्रकाश टकरा रही है दर्पण से, वहां से एक लंबवत रेखा हम नीचे की तरफ मुख्य अक्ष पे खींच देंगे। ये लीजिए, ठीक है, ये भी 90 अंश को बनाती हुई होगी n तक। ठीक है, तो अपनी तरफ से हम क्या करते हैं, रचना क्या कर देते हैं, m और n को अपनी तरफ से खींचते हैं। ठीक है, ये वाली रचना हमने स्वयं से की है। अब बात करते हैं त्रिचित्रानुसार। अब हम बात करेंगे, अब लेंगे त्रिभुज, कौन कौन सा लेंगे, MNF त्रिभुज, MNF समरूप त्रिभुज A डैश
बी डैश एफ में। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट समरूप त्रिभुज इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं आपको सिर्फ ओरल में समझा दूंगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस त्रिभुज का ये त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश, इसका ये कोण 90 अंश, एक कोण बराबर हो गया। चलिए ठीक है, दूसरी बात करते हैं, कोण ये एफ जो है, कोण इधर के एफ, इस त्रिभुज के दोनों ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सेम यही रूल लगेगा। तो ये दोनों कैसे, ये भी समरूप हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट समरूप यहाँ पे नोट कर दिया है। इनमें अनुपात हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि एम एन बटे एम एन का अनुपात किसके सापेक्ष लेंगे, ए डैश बी डैश के, ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर इधर किसका सापेक्ष लेंगे, एफ और एन, एफ एन अपान इधर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। ये हमारा बना स्टूडेंट्स दूसरा समीकरण। ओके, अभी तक हमारे ये बने, ये दो समीकरण तो हमारे बन गए। अब हम करेंगे क्या, इसमें से हमको ये प्रूव करके हमको दर्पण का फार्मूला लाना है। अब देखिए इतना होने के बाद हमारे पास इन दोनों समीकरण में अगर हम तुलना करें तो हमको कुछ मालूम हो रहा है। क्या मालूम हो रहा है, जरा देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको एम एन नहीं पता, ठीक है। तो हम समीकरण 1 और 2 को अगर हम बराबर करना चाहें, देखिएगा ध्यान से, ये जो ए और बी की दूरी, क्योंकि मुख्य अक्ष तो ये हो गया, मुख्य अक्ष पे हमने कोई वस्तु ली है, ये ए बी जितनी बड़ी ये है, हमने इसके समांतर ही तो रेखा खींचे हैं जो एम और एन बन के आई है, ठीक है। तो जब ये रेखा समांतर है तो चाहे यहां से यहां तक की दूरी हो या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कहीं भी दूरी हो, वो सभी बराबर होंगी ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी और एम एन आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ समझना है कैसे बराबर है, ठीक है ना। तो आपको लिखना होगा चूंकि ए बी बराबर एम एन, ये कैसे हुआ आपको मालूम हो गया ना, ये समांतर रेखाएं हैं, इसलिए जिनके बीच की दूरियां भी बराबर होंगी। तो अब मैं यहाँ पे आगे इसके आगे का यहाँ पे लिख रहा हूं। तो समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, जरा देख लेते हैं। जब ये ए बी जो होगा, सॉरी यहाँ पे एम एन जो होगा, ये ए बी के बराबर में प्रूव हो जाएगा हमारा, बिल्कुल होगा या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश, अगर एम एन की जगह पे भी, क्योंकि ये बराबर है, ए डैश बी डैश रख दे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पद आपस में बराबर हो जाएंगे या नहीं, समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि बी सी बटे ए डैश सी बराबर हो जाएगा एफ एन अपान ए डैश एफ। ये हुआ हमारा एक समीकरण बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आने ही वाला है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहले आप इतने को नोट कर लीजिए, जहां पे ना समझ में आया हो पहले उसको बताइए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने दो त्रिभुजों को लिया, ठीक है स्टूडेंट, दो त्रिभुजों को लेकर के हमने उनमें समरूप प्रूव कर दिया। समरूप प्रूव कर जब प्रूव हो जाएगा तो हम उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे और उनको बराबर कर देंगे। वो हमने यहाँ पे किया, इस भुजा का इसके साथ और इस भुजा का इसके साथ। सेम यहाँ पे भी हमने इस त्रिभुज के लिए किया, वही हमने किया। अब आपको पता है कि ए बी और एम एन आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हैं, इसलिए ये बराबर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एम एन ही तो अलग मिल रहा था, बाकी पूरा ये बटे वाला ए डैश बी डैश वैसे ही है यहाँ पे ए बी। तो जब ये वाला पूरा पद इसके बराबर हो गया, क्योंकि एम एन ए बी के बराबर, ये वाला पद पूरा LHS वाला बाया साइड वाला, ये पूरा पद हमारा इसके बराबर, तो ये दाहिना पद भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करके ये यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारा समीकरण 1 और 2 से मिलने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही थी, BC अपान ए डैश सी बराबर FN बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब थोड़ा आपको यहाँ पे फिर समझना है कि हम जब इसको आगे सॉल्व करने के लिए जब हम ऐसे दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये तो हमने चित्र में तो हमारा डायग्राम बड़ा सा बन गया है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल में हम इन दर्पणों को यूज करते हैं तो इनके द्वारा बहुत छोटे होते हैं। अब आप एक समझ सकते हो, जब हम छोटा सा दर्पण बना करके देखते हैं, जब यही द्वारा हमारा लगभग इतना छोटा होगा, मुख्य फोकस इतना होगा, यहाँ से कोई किरण आए, यहाँ से इतना गिराएंगे, लगभग आप देख सकते हैं ये किरण जब यहाँ से लगभग ऐसे आके ऐसे गिराएंगे तो लगभग ये आपस में बहुत नजदीक हो जाएंगे या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे जब ये द्वारा बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो जब दर्पण का द्वारा छोटा है तब क्या करेंगे, देखिए
द्वारक जब सूक्ष्म है, ठीक है, इनके द्वारक वास्तव में सूक्ष्म ही होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम n जो है इस n को p की जगह पे ही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत आसपास अगल बगल होगा तो बगल में मानने में कोई कंडीशन वो नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए n p के संपाती है। संपाती का मतलब ये हो जाएगा कि ये n जो है p पर ही है, n वाला बिंदु p पर ही है, ठीक है। जब n वाला बिंदु p पर मान लेंगे कि ये n जो है ये वाला यहीं पे है, तो जो n वाली दूरी हो जाएगी वो खत्म, p पे आ गया, ये n बिंदु p पे आ गया। अब बताइए जहां पे nf था तो हम उसकी जगह पे pf लिख सकते हैं या नहीं? तो जहां पे nf ये वाला था उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, pf। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी कि देखिए bc अपान a डैश c बराबर pf अपान a डैश f, ठीक है स्टूडेंट्स। n को p के संपाती मान लिया, p पर ही मान लिया, इसलिए pf हो गया। आप ध्यान से समझना है कैसे करेंगे। BC जो दूरी है, BC दूरी हमारी कहाँ पे है, B और C दूरी यहाँ पे है, ठीक है। इतनी दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, इतनी दूरी को हम ये लिख सकते हैं, हमने आपको पहले भी नियम में बताया था, पार्ट 2 आप जरूर देखिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें पार्ट 2 का यूज बहुत हो रहा है। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा वीडियो तो जरूर जाके देखिए पूरा वीडियो। पार्ट 2 के हिसाब से मैं करूंगा। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जो भी दूरियां होती है वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। यहाँ पे बीच से हम कोई दूरियां नहीं नापेंगे, तो दर्पण के ध्रुव से जब दूरियां नापेंगे तो हम यहाँ से P से B तक की दूरी लेंगे BC को लिखने के लिए। तो BC को हम किससे ले सकते हैं कि P से B तक की दूरी लेंगे, और उसमें से अगर हम P से C तक की दूरी को घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी, तो माइनस PC। ये हमने BC को हमने इस तरह लिख दिया कि इस बड़ी दूरी से इतने को हमने इधर वाले को घटा दिया तो इधर की दूरी आ गई। फिर A डैश C को कैसे लिखेंगे, A डैश C हमारे पास ऐसे है, तो आपको पता है कैसे लिखेंगे, सेम बहुत आसान है। A डैश C P से के सापेक्ष लेंगे तो PC, ठीक है, क्या हो जाएगा PC माइनस और P A डैश हो जाएगा P A डैश, ठीक है। तो ये हो गई हमारी A डैश C की दूरी को हमने क्या लिख दिया, PC माइनस P A डैश, फिर बराबर लगा दिया। PF को क्या ले सकते हैं, PF को तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो PF वैसे ही रहेगा। अपान में क्या आते हैं, हमारे पास A डैश F है, तो A डैश F को क्या लिख सकते हैं, A डैश F को क्या लिखेंगे, या तो आप PF प्लस इतना लिख दीजिए, ठीक है, PF प्लस F A डैश, ठीक है, F A डैश, सॉरी F A डैश तो है ही है हमारे पास, हम इस दूरी को लिखेंगे क्या, वो नहीं, ये F A डैश हमको इसी को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए P A डैश लिख सकते हैं, ठीक है, P A डैश लिख दिया, माइनस करके इतनी दूरी P से A डैश तक की यहां तक की दूरी को ले लेंगे, इधर F और P को फिर माइनस कर देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी माइनस PF। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जरा ध्यान से समझना है, यहां तक तो बहुत आसान था, इसके बाद दूरियां कैसे लेंगे। तो मैंने आपको जो बेसिक बताया था, तो U क्या था आपको पता था ना, दर्पण से वस्तु तक की दूरी। तो अब जरा इसका चित्र जरा ध्यान से समझिएगा फिर से। तो वस्तु तो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ दर्पण हमारा ये यहाँ से, जरा इसका बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो जो दर्पण से वस्तु तक की दूरी होगी उसको हम U से प्रदर्शित करेंगे या नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी U से हो जाएगी, और बाईं तरफ का चिन्ह देखिए, बाईं तरफ का चिन्ह माइनस में लेते हैं, तो ये U कैसा हो जाएगा, माइनस में, अकॉर्डिंग टू चिन्ह परिपाटी के नियम से हम लेंगे। फिर अब आप देख सकते हैं ये जो A डैश B यहाँ, ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है ना हमारा, तो प्रतिबिंब जो हमारा यहाँ पे बन रहा था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रतिबिंब बन रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, इसको हम V से प्रेजेंट करेंगे प्रतिबिंब को, तो ये माइनस V हो जाएगी, होगी या नहीं। अब बात करते हैं हमारी फोकस की, तो फोकस यहाँ पे ही तो हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे फोकस हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी F, और ये F जो होगी वो भी माइनस में ही ले जाएगी या नहीं, क्योंकि बाईं तरफ की सभी दूरियां हैं, इसलिए हम इन सभी दूरियों को माइनस में ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ पे कौन सी दूरी वो पुट कर देते हैं। तो और हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज में और है कि P से C तक की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या होती है, तो P से C तक की जो दूरी वक्रता त्रिज्या उसको कैपिटल R से हम व्यक्त करते हैं, और कैपिटल R भी माइनस का ही होगा, चिन्ह जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो PB कहाँ पे है, ध्यान देखिए, PB हमारे पास ये, तो PB कितनी पूरी माइनस U होगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम माइनस U रख देंगे।
फिर माइनस ये लगा माइनस, पीसी की दूरी क्या है, पीसी हमारा आर है, आर लेकिन माइनस में है तो माइनस आर ले सकते हैं। और आर ना लिख करके हम ये भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि आर का मान जो होता है वो क्या होता है, 2f भी होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है। तो आप चाहे यहाँ पे आर लिख लीजिए, चाहे तो हम यहाँ पे -2f लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम यहाँ पे आर ना लिख करके 2f ही लिख लेते हैं ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, पीवी का मान -u हो गया और पीसी का मान हमने क्या रखा, -2f, ठीक है, क्योंकि ये फोकस दूरी का डबल हो गया आर तक, तो ये -2f। माइनस बाई तरफ के लिए माइनस सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि ये दर्पण चिन्ह पर पार्टी थी, बाई तरफ की जो भी हम लेंगे चिन्ह वो माइनस में लेंगे। फिर आता है पीसी, पीसी फिर वही आ गया, पीसी को हमने क्या लिखा था, -2f, यहाँ पे -2f लिख देंगे। माइनस पी ए डैश को क्या लिखेंगे, पी से ए डैश तक की दूरी, ए डैश यहाँ पे है, पी से ए डैश तक की दूरी -v कहलाती है। ये माइनस का माइनस लगा रहेगा, फिर माइनस का v हो जाएगा, बराबर पीएफ को तो हमें चेंज नहीं करना, तो पीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, पीएफ की जगह पे क्या है हमारे पास, फोकस दूरी, तो ये माइनस का f हो जाएगी अपान पी ए डैश। फिर आ गया पी ए डैश को क्या लिखेंगे, पी ए डैश यहाँ तक है, यहाँ तक की दूरी क्या है, माइनस का v, माइनस पी एफ फिर आ गया, पी एफ को क्या लिखेंगे, माइनस का f। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या बनता है इससे हमारा ये डायग्राम बनता है, ये -u + 2f, माइनस और माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा, अपान माइनस का 2f प्लस का v, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, बराबर से इधर आ गया, तो ये बचा -f अपान -v + f, ये बचा हमारा। आप क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इसमें हम त्रियक गुणा करा लेते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, आपको अब मैं डायग्राम सोच रहा हूँ इरेज कर दूं, तो डायग्राम को इरेज करते हैं क्योंकि इसके बाद का हमें प्रूविंग वहां पे देनी पड़ेगी। ओके, तो डायग्राम को इरेज करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, त्रियक गुणा। त्रियक गुणा कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनिए, जिसको ना आता हो वो आप देख लेते हैं कि जो इधर वाली संख्या उसका गुणा इससे कर लेंगे, या किस ऊपर वाले -u + 2f, -u + 2f से हम किसका गुणा कराएंगे, इससे हम गुणा कराएंगे -v + f का, -v + f का गुणा कराएंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और जो ये पद है हर में -2f + v, -2f + v से हम गुणा करा देते हैं -f का, जो ये इधर ऊपर है, ठीक है। पदों को आप देख लीजिए, -u + 2f, -v + f, -2f + v, -f, ठीक है। अब इनका गुणा करा के देख लेते हैं, इसका गुणा हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, uv, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का uv, प्लस फिर 2f और -v क्या हो जाएगा, तो प्लस और माइनस का चिन्ह क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 2f और v का गुणा -2fv। ओके, अब v का गुणा इसमें हो गया, अब f का गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का uf, f और u का गुणा माइनस में, इसलिए -uf, फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस 2f और 2f का गुणा हो जाएगा 2f²। ओके स्टूडेंट, इधर आते हैं, इधर क्या हो जाएगा, ये 2f का गुणा f में, -f, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2f का गुणा 2f में हुआ तो 2f², फिर प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा vf। ओके, अब देखिए 2f इधर प्लस में, इधर प्लस में, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास इधर, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि जिनमें f वाला पद नहीं है, इनमें जिसमें f वाला पद नहीं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, सॉरी जिसमें f वाला पद नहीं उसको इधर रखा रहने देंगे, बाकी को सब उधर ले जाएंगे। तो f वाला पद किसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो हम u v को इधर रखा रहने देते हैं, बाकी जो भी पद है उधर ले जाएंगे। तो उधर हमारे पास क्या बचता है, -vf रख दिया, इधर से प्लस, ये है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो +2vf, fv या vf एक ही बात है, ठीक है। फिर इधर आते हैं प्लस में, ये uf जो है इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में uf हो गया, और कुछ पद बचा हमारे पास, नहीं बचा। अब देख सकते हैं आप, तो इधर क्या बचा, uv बराबर, अब ये दोनों आपस में एक प्लस एक माइनस तो घट जाएंगे, तो 2 से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, केवल vf बचा, इधर क्या बचा, uf, ठीक है, इधर uf बचा। अब हमको जो हमें रिक्वायर्ड फार्मूला था वो लाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में uvf से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, uvf से पूरे समीकरण में भाग करने पर पूरे समीकरण में भाग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं uv में हम uvf से भाग करेंगे, बराबर vf में हम
UVF से भाग करेंगे, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, UF अपान UVF सभी से भाग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं UV से UV खत्म, VF से VF खत्म, UF से U और F खत्म, क्या बचता है हमारे पास 1 अपान F बराबर 1, ये VF दोनों खत्म है VF, तो 1 अपान U प्लस इधर से क्या बचा है, केवल V बचा, 1 अपान V। आपका फार्मूला आ चुका है और यही है आपका दर्पण का फार्मूला, दर्पण सूत्र। तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा डेरिवेशन। आप को ना समझ में आओ तो इसको 2 बार 3 बार रिमाइंड करके एक बार जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेहनत जरूर लगेगी, इसको आपको मैंने बताया भी था कि थोड़ा लॉन्ग जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, थोड़ी बार प्रयास जरूर करिए। इसकी कम से कम यकीन 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं गोपी किशन आपसे दावा करता हूं आप कभी भूलेंगे नहीं, इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे, क्योंकि मेहनत होती है स्टूडेंट, और आपको करना क्या है, सिर्फ लाइक करना है और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लेना है। तो आप इतना करेंगे ना हमारे लिए, ताकि मैं आपको ऐसे जो डेरिवेशन में जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है आपको वो टॉपिक मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए आप, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना करके जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में, कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई वो भी बताइएगा। मैं अगले बार में इम्प्रूवमेंट जरूर करूंगा अपने वीडियो पे, तो आप इसकी 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अब एक होमवर्क आपके लिए देना चाहूंगा कि ये तो हुआ अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण में भी सेम यही फार्मूला का डेरिवेशन होता है, वो आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप करके लाइए। अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, मैं आपको उसका भी होमवर्क दे दूंगा, मैं उसको भी वीडियो लेकर के आऊंगा, उसका डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।